नमस्कार मित्रों, मैं सुमित कुमार मंजिल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो प्रेसिडेंट पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो प्रेसिडेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग अगर परीक्षा में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन आपको जो है प्रेसिडेंट से मिल जाएंगे बहुत आसानी से। रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा हो, यूपीएसआई की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा यूपीएससी की है या लेखपाल की परीक्षा है, सभी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है हम देखते हैं तो भारतीय संविधान के अंदर प्रेसिडेंट का है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बहुत आसानी से पूछे जाते हैं। तो आज जो है मैं आपको आर्टिकल वाइज चीज़ें समझाऊंगा कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया है, इसके अधिकार और इसकी शक्तियाँ भी समझाऊंगा। तो आप जो है कॉपी और पेन ले लीजिए, तैयार हो जाइए और हमारे चैनल को मंजिल क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हैं, आपके प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं, इसको लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके प्रश्न हैं नीचे जो है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, अगर हम आर्टिकल 52 की बात करते हैं भारतीय संविधान में, आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में। अगर 53 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। अर्थात कार्यपालिका के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। बजट पेश किया जाएगा तो राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संघ के मंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की, राज्य के राज्यपालों की व लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, SC ST आयोग, इन सारे सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और यह अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करेगा, शक्तियों का प्रयोग, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहां पर अधीनस्थ अधिकारी से तात्पर्य बच्चों मंत्रिमंडल से है, मंत्रिमंडल से है। अब ये मंत्रिमंडल और 2 शब्द आते हैं हमारे सामने कि मंत्रिमंडल और एक शब्द आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो है बच्चों को होता है, तो मैं क्लियर कर देता हूं। मंत्रिमंडल का जो निर्माण होता है वो कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, इन दोनों से मिलकर होता है। कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर होता है, जबकि मंत्री परिषद में ऑल मिनिस्टर्स, जितने भी प्रकार के मंत्री होते हैं, चाहे वो राज्य मंत्री हो, उपमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो सब जो है मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं। तो अगर मैं कथन या निष्कर्ष आपसे निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो सभी मंत्री परिषद के सदस्य भी होंगे। जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वो मंत्री परिषद के सदस्य अवश्य होंगे। लेकिन जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य हैं, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे वो उपमंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे वो उपमंत्री हो, ये जरूरी नहीं कि वो मंत्रिमंडल के सदस्य हों। ये जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते, लेकिन जितने मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो मंत्री परिषद की सभी बैठकों में भाग लेते हैं। तो हमारा आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति में। ऐसा कौन कहता है? ऐसा मैं नहीं कहता, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 53 कहता है। और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, जहां पर अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य मंत्रिमंडल से है। मंत्रिमंडल में 2 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, जबकि मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री आ जाते हैं। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं अनुच्छेद जो है 54 पर। अनुच्छेद 54 परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए, अनुच्छेद 54 पर आपसे मैं बात करूं। 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन इसके अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है और उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान से सुनिएगा, संसद के दोनों सदन, दो सदन है हमारे पास, एक लोकसभा एक राज्यसभा, एक लोकसभा एक राज्यसभा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोअर हाउस और अपर हाउस। जबकि इनके लिए एक वर्ड और आता है, इसको बोलते हैं निम्न सदन और इसको बोलते हैं उच्च सदन। ये ध्यान रखिएगा आप ध्यान से। तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन से सदस्य? निर्वाचित। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में जब आप देखते हैं तो निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, दो प्रकार के सदस्य हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो है केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किए गए हैं। दूसरी तरफ राज्य विधानमंडलों की जब मैं बात करता हूं, राज्य विधानमंडल में आप देखते हैं तो राज्य विधानमंडल के भी दो क्या कहते हैं, राज्य विधानमंडल में विधानसभा होती है और विधान परिषद, दूसरा सदन होता है विधान परिषद। विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे लोकसभा को यहाँ पर लोअर हाउस कहते हैं, ऐसे विधानसभा को यहाँ पर भी लोअर हाउस कहते हैं। जैसे राज्यसभा को यहाँ पर अपर हाउस कहते हैं, ऐसे विधान परिषद को यहाँ पर अपर हाउस कहते हैं। जैसे लोकसभा को यहाँ पर निम्न सदन कहते हैं, ऐसी राज्यसभा को यहाँ पर, विधानसभा को यहाँ पर उच्च सदन कहा जाता है। तो राज्य विधानमंडलों में केवल और केवल ये ध्यान रखिएगा कि विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानमंडलों में विधान परिषद भाग नहीं लेती राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। केवल और केवल विधानसभाएं भाग लेती हैं। परीक्षा में एक प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जाता है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं देगा यदि वह विधान परिषद का सदस्य हुआ तो। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री वोट नहीं देगा यदि वह राज्य विधान परिषद का सदस्य हुआ तो। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडलों में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, विधान परिषदें इसमें भाग नहीं लेंगी। इसके अतिरिक्त आपको क्या याद रखना है? संसद हो गई, राज्य विधानमंडल हो गई। केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए, इसको भी समझिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, एक दिल्ली और एक पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी, इन दोनों में विधानसभाएं हैं और इन दोनों विधानसभाओं के भी, फिर वही वर्ड यूज कर रहा हूं, निर्वाचित सदस्य। देखिए, इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए लेक्चर लेकर आऊंगा कि निर्वाचित सदस्य कौन से होते हैं, नियुक्त सदस्य कौन से होते हैं, मनोनीत सदस्य कौन से होते हैं। इन सब बातों के लिए जो है मैं आपसे अलग से चर्चा करूंगा। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है दिल्ली और पुदुचेरी में जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु आपको याद रखना है आरंभ में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी का कोई स्थान नहीं था। संसद द्वारा 70वां संविधान संशोधन 1992 लागू किया गया और राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं को जो है शामिल किया गया। और ऐसा 1995 जिस समय जो KR नारायण हमारे राष्ट्रपति बने, उस समय से जो है ये प्रावधान जो है काम करना स्टार्ट किया था। तो मैं आपको यहाँ पर यह समझाना चाह रहा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है और इसके निर्वाचन में जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली और पुदुचेरी पहले राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं थे। इनको 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया, निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया और यह बताया गया कि 1995 से राष्ट्रपति KR नारायण के समय से जो है यह प्रावधान लागू हुआ। अब आपके मन में 2-3 प्रश्न यहां पर उठ रहे होंगे, मैं जानता हूं आप कहां तक मतलब सोच पा रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि सर मनोनीत सदस्य भाग क्यों नहीं लेते। एक प्रश्न तो आपके मन में यह आ रहा होगा कि मनोनीत सदस्य भाग क्यों नहीं लेते। एक प्रश्न आपके मन में यह आ रहा होगा कि जब राज्य विधान परिषदें भी हैं तो वो उसके सदस्य भाग क्यों नहीं लेते। तो दोनों ही प्रश्न जो है मैं आपको यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80,
ये दो हम आपको यहां समझा देते हैं। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो कौन से होते हैं? वो एंग्लो इंडियन होते हैं। अब ये एंग्लो इंडियन कौन है, इसके लिए मैं अलग से लेक्चर ले जाऊंगा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा आप। और इसका अनुच्छेद आपको याद रखना है, कौन से अनुच्छेद के तहत? 331 के तहत जो है 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वहीं अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 ऐसे सदस्य मनोनीत किए जाएंगे बच्चों, जो कला, साहित्य और विज्ञान में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त हों। कला, साहित्य और विज्ञान में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त हो। जैसे आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, सचिन तेंदुलकर हैं जो है राज्यसभा में पहुंचे हैं, और भी लोग आपने जो है देखे होंगे। तो ऐसे सदस्य जो कला में निपुण हो, साहित्य में निपुण हो और विज्ञान में जो है ख्याति प्राप्त हो। तो ये दोनों ही 12 और 2 कितने हो गए? कुल मिलाकर 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगर इनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता तो हमें यहां पर हितों का टकराव देखने को मिलता, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से जो है बच्चों इनको दूर रखा गया। वहीं विधानसभा की अगर मैं बात करता हूं, विधानसभा में आप देखिए अगर मैं आपसे विधानसभा की बात करता हूं तो विधानसभा में राज्यपाल द्वारा एक सदस्य मनोनीत किया जाता है। वहां पर कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल, एक सदस्य मनोनीत किया जाता है। और बच्चों राज्यपाल तो खुद राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त है, तो हमको फिर हितों का टकराव देखने को मिलता है। इसलिए जो है इस सदस्य को भी जो है, जो मनोनीत सदस्य है, इसको जो है राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल से दूर रखा गया है। अब बात आती है कि राज्य की विधानसभाएं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं, लेकिन विधान परिषद भाग क्यों नहीं लेती? विधान परिषद भाग क्यों नहीं लेती? देखिए ये संपूर्ण, मतलब अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं और इन 28 राज्यों में से केवल और केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद हैं। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए जो है राज्य विधान परिषदों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से जो है दूर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं एंग्लो इंडियन पर, हाँ एक एंग्लो इंडियन की एक बात मैं आपको बताना भूल गया। मैंने आपको बताया कि एक एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन को जो है लोकसभा में मनोनीत करता है, और इसीलिए जो है जब वो मनोनीत है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है शामिल नहीं है। लेकिन अगर कोई एंग्लो इंडियन निर्वाचित होकर लोकसभा में या राज्यसभा में पहुंचता है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अवश्य शामिल होगा। ये ध्यान रखिए, ऐसा कोई एंग्लो इंडियन जो निर्वाचित होकर या तो लोकसभा में पहुंचे या राज्यसभा में पहुंचे तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अवश्य शामिल होगा, उसको वोट देने का पूरा अधिकार होगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को, यहां पे ध्यान से सुनिएगा जरा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में, 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में दिखाने होते हैं। पर्चा दाखिल करने के दौरान, पर्चा दाखिल करना या नामांकन कहना कह दीजिए या रजिस्ट्रेशन कह दीजिए, जैसा आपकी इच्छा हो आप कह सकते हैं। पर्चा दाखिल करने के दौरान 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में दिखाने होते हैं। लेकिन बच्चों आपको एक बात ये याद रखनी है यहाँ पर कि ये प्रस्तावक और अनुमोदक वही बन सकता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हो। ऐसा कोई सदस्य है जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हो वही प्रस्तावक बन सकता है और वही अनुमोदक बन सकता है। लेकिन दूसरी बात, तो इतनी बात जो है प्रस्तावक और अनुमोदक में आपको याद रखनी है। इसके आगे की वीडियो में बच्चों, इसके आगे की बात जो है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रस्तावक क्या होते हैं और ये अनुमोदक क्या होते हैं, इनका क्या क्या काम होता है, ये भी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो धन्यवाद, आज जो है यहीं तक रखते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके प्रश्न हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। चैनल से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जितनी भी समस्या हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं, आप उसको देख लीजिए। जो भी क्वेरीज हैं आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है,
कल मिलते हैं हम आपसे, जो है अभी 3 से 4 पार्ट में जो है राष्ट्रपति को जो है मैं आपको कवर करा दूंगा। धन्यवाद।